हेलो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग लिस्ट तक देखे थे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग लिस्ट में क्या क्या चीजें देखे थे, बस 1-2 मिनट में। लिस्ट में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस देखे थे जो लिस्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे पहला जो हमने देखा था वो था अपेंड। अगर लिस्ट में हमें कुछ ऐड करना है, लिस्ट में अगर जैसे पहले से कोई एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, वो मुझे उसमें कुछ एलिमेंट्स अगर मुझे और ऐड करने हैं तो हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। इसी के जैसा एक और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे, इंसर्ट। अगर मुझे एक पार्टिकुलर लोकेशन पे अगर मुझे इंसर्ट इंसर्ट करना है किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, तो हम इंसर्ट का यूज करेंगे। जिसमें से पहला पैरामीटर जो हम पास करते हैं वो होता है इंडेक्स, और सेकंड जो वैल्यू हमको इंसर्ट करना है। सेम हमने देखा था पॉप और रिमूव। पॉप क्या करता है, वो आप उसको जो इंडेक्स पोजीशन आप दोगे, उस इंडेक्स पोजीशन पे का जो भी एलिमेंट होगा उसको वो आपको पॉप कर देगा, लिस्ट से बाहर निकाल देगा। सेम एक रिमूव करके था फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम उसमें वैल्यू देंगे, एलिमेंट्स मतलब हम जिस भी एलिमेंट्स को निकालना चाहते हैं, हम उस एलिमेंट्स का वैल्यू अगर हम देंगे, पास करेंगे रिमूव फंक्शन में, तो वो लिस्ट से उसको बाहर कर देगा। फिर हमने इंडेक्सिंग देखा था, स्लाइसिंग देखा था, और फिर सॉर्टिंग, सॉर्ट फंक्शन यूज किया था। रिवर्स इक्वल टू ट्रू हम तब करते हैं अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, बढ़ते क्रम में करता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट करता है। बट अगर मुझे उसका उल्टा चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मुझे रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना होता है। लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए एक और फंक्शन है सॉर्टेड। सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं है ये वाला फंक्शन। ये वाला फंक्शन आप किसी भी मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हैं आपके पास, एक स्ट्रिंग भी है, उसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो सॉर्टेड फंक्शन के अंदर। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर आप कुछ भी पास करोगे, ये आपको एक सॉर्टेड लिस्ट देगा। अगर आप इसको स्ट्रिंग भी पास करोगे तो ये आपको एक सॉर्टेड लिस्ट ही देगा। और फिर हमने देखा था क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं इसमें। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन सेंस की जो जैसे प्लस माइनस इनटू, ये सब जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो लिस्ट पे काम करते हैं, हमने देखा था कॉनकैटिनेशन काम करता है, और फिर इनटू काम करता है अगर मुझे रिपीट करना हुआ तो। सेम और कुछ हमने देखा था, इन, नोट इन, और फिर और आगे हमने देखा था कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे रिवर्स है वो कंप्लीट लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टपल। हाँ, आई गेस फर्स्ट सेशन में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था, जब लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग ये सब के बारे में बात हो रही थी उस टाइम पे। तो मैंने बताया था कि टपल्स कुछ एक नया चीज नहीं है, वो लिस्ट जैसा ही है। बट टपल्स में एक और चीज आप उसको इंक्लूड कर लो कि टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने एक टपल बना लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ए मेन डिफरेंस है टपल्स का और लिस्ट का। टपल्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं और लिस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। तो सपोज आप एक सिस्टम बना रहे हो जहां पे आप स्टूडेंट्स का मार्क्स, रोल नंबर और ये सब आप स्टोर करना चाहते हो। ठीक है। अब किसी तरीके से कोई कोई प्रोग्रामर हो या कोई हैकर हो, अगर वो मैनिपुलेट करना चाहे चीजों को, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक स्कूल का डेटाबेस है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स और उसके डिटेल्स वहाँ पे स्टोर्ड हैं। ठीक है। अब सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसके रिजल्ट्स आते हैं और सारे का मार्क्स वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। कोई अगर हैकर, अगर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो कोई अगर हैकर अगर किसी तरीके से वो हमारे कोड के पास पहुंच जाता है, तो वो मैनिपुलेशन कर सकता है कि हमने जहां पे डेटा स्टोर किया है वो लिस्ट में किया है। तो वो क्या कर सकता है, उस लिस्ट को चेंज कर सकता है कि सपोज रोल नंबर इतना का, रोल नंबर 101 का उसने मार्क्स इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, कुछ भी कर सकता है। तो हम उस सिचुएशंस में जहां पे अगर आपको पता है कि आपने जो डेटा रखा है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, अब आपके मार्क्स तो आ गए, मार्क्स तो अब चेंज नहीं होगा, राइट, अनटिल अनलेस कोई रीचेक आप वो सब नहीं कराते हो, वो कंसिडरेशन हम नहीं ले रहे हैं हमारे एग्जांपल में।
तो अनटिल एंड अनलेस जो भी चीज़ आपने स्टोर कराई है वहाँ पे, वो अगर चेंज नहीं होगा तो आप क्या करोगे? इट्स बेटर कि आप उसको टपल्स में स्टोर कर दो। क्योंकि जैसे ही आप टपल्स में स्टोर करोगे, तो फिर आप उसके अंदर के वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही कोई अगर एक्स्ट्रा पर्सन अगर उसको चेंज करने का कोशिश करेगा, वो उसको एरर देगा और वो बोलेगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और आगे हम लोग उसके ऊपर एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टपल्स कैसे बनाते हैं। तो टपल के लिए मैंने बताया था आपको सिंटेक्स जो यूज़ होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस। ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक बार थोड़ा-सा बता देना इसके ऊपर या मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर लूँ इसे? यस सर। ओके, ओके। ठीक है। तो टपल्स आप कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे आप लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, टपल्स में आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। और आपको मल्टीपल एलिमेंट चाहिए, आप ब्रैकेट के अंदर में लिख दो और वो आपका टपल बन गया। मतलब ये जो टी है, आपका टपल बन गया। टपल में और एक 2 चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको एक एलिमेंट का टपल बनाना है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ लिस्ट के तौर पे कि पहले अगर आपको एक एलिमेंट का अगर लिस्ट बनाना है तो आप क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, 1 लिखोगे। अब जो आपका जो यल है वो लिस्ट बन जाएगा। जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लिस्ट है या नहीं? मैं टाइप करके देख सकता हूँ। बट अगर मैं एक एलिमेंट का टपल बनाने के लिए जाऊँगा, इसी अप्रोच के साथ जैसा हमने लिस्ट में किया कि जैसे सपोज़ t इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट लगाया और 1 दिया। अब जब आप देखोगे तो t तो बन जाएगा बट t जो है वो टपल नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? वो बस एक इंटीजर बन जाएगा। मैं जैसे टाइप अगर आपको दिखाता हूँ, टाइप ऑफ t देन यू विल सी ये आपको रिटर्न कर रहा है इंट। मतलब ये इंटीजर टाइप का बन गया। ये टपल नहीं बना इवन दो कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया। इश्यू क्या होता है कि जब ब्रैकेट का यूज़ स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी होते हैं, राइट? जैसे 1 प्लस 2 अगर हम करते हैं, जैसे आप बोर्ड मास अगर का वो आपको याद हो 7th-8th क्लास में हम पढ़ते थे हम लोग। तो ब्रैकेट्स का यूज़ हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी सोल्व करने के लिए करते हैं। कि ब्रैकेट के अंदर आपने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल दिया वो उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। तो उस हिसाब से जैसा ही मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के सिर्फ 1 दिया, तो पाइथन को क्या लग रहा है ना कि आपने जो यहाँ पे एंटर किया है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो 1 है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है, वो सिर्फ t को असाइन हो जाएगा, राइट? बट अगर मुझे एक एलिमेंट का टपल बनाना है, तो मुझे कैसे करना होगा? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक एक्स्ट्रा कॉमा वहाँ पे इंसर्ट करना होगा। सपोज़ मैंने ये लिखा t इक्वल टू 1 कॉमा ब्रैकेट लगाया, एक पहला जो एलिमेंट जो मुझे बनाना है, वो मैंने एलिमेंट दिया और क्या लगा दिया? कॉमा। इससे क्या होगा? अब पाइथन जो है इस t को वो टपल ट्रीट करेगा, देखो, ठीक है? तो एक तरीका है आपको सिंगल एलिमेंट टपल बनाने का। आप ऐसे नहीं बना सकते। लिस्ट में आप ऐसे बना सकते हैं, ओके? बट टपल में आपको इस तरह से एक एक्स्ट्रा कॉमा देना होगा। अब आते हैं टपल के ऊपर भी स्लाइसिंग होती है, जैसा हम लिस्ट और स्ट्रिंग के केस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं टपल में, आप उसको स्लाइस कर सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ t इक्वल टू अगर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहाँ पे लिस्ट वाला ब्रैकेट ले लिया, मुझे स्मॉल ब्रैकेट लेना है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए कि सपोज़ मुझे सिर्फ 2 एंड 3 निकालना है इससे, तो हम स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? टी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएँगे, फिर हम क्योंकि 2 से मुझे स्टार्ट करना है ना, राइट? 2 एंड 3 तो 2 का इंडेक्स क्या है? 2 का इंडेक्स है 1 तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 का इंडेक्स क्या है? 3 का इंडेक्स है 2 तो मुझे 2 प्लस 1 करना होगा 3 क्योंकि 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो 1 और 2 को ही प्रिंट करेगा। 1 और 2 इंडेक्स को ही सिर्फ प्रिंट करेगा। तो मुझे मिल जाएगा रिजल्ट में क्या? एक टपल 2, 3 तो सेम अप्रोच है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग ये सब टपल्स में होता है जैसे हम पहले से करते आ चुके हैं लिस्ट के केस में या फिर आप स्ट्रिंग के केस में, वैसे ही टपल में भी होता है। अब टपल में एक और चीज़ होता है, टपल अनपैकिंग बोलते हैं इसको। इसका खासियत क्या है? अगर मुझे सपोज़ 3 वेरिएबल्स में वैल्यू चाहिए, मतलब A को कुछ वैल्यू असाइन करना है, B को कुछ वैल्यू असाइन करना है, C को कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो बजाय ऐसे लिखने का कि A इक्वल टू 1 B equal to 2 and C equal to 3
ऐसे करने से वैल्यू में हमारा असाइन हो जाएगा। बट उसका एक और तरीका है, हम टपल का यूज कर सकते हैं और इस तरह से अगर हम लिख देंगे तो भी ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी और सी किया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए और बी और सी के तीनों के वैल्यू यहाँ पे मुझे आ जाएंगे। बट यहाँ पे मैं प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट करूंगा तो आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने प्रिंट का स्पेलिंग प्रिंट लिख दिया। 1 2 एंड 3, राइट। सो दिस इज टपल अनपैकिंग। होता क्या है, आपको करस्पॉन्डिंग जैसे ए जीरोथ इंडेक्स आप उस हिसाब से सोचो, तो जीरोथ इंडेक्स का यहाँ पे एक एक को वो वैल्यू मिल जाएगा। ए 2 जो है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे बी जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो वो 2 जो है इस बी को मिल जाएगा करस्पॉन्डिंगली। ए जो है 3 जो है वो सी को मिल जाएगा। तो ये होता है टपल अनपैकिंग। अब टपल्स में और भी कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टपल्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सपोज टी इक्वल टू मेरे पास 1 2 है। अब टी में मैं चाहता हूँ कि टी का जो सबसे पहला वाला है उसको मैं चाहता हूँ कि उसको मैं 3 कर दूं। तो मैं नॉर्मल अगर मैं लिस्ट के केस में कर रहा होता तो मेरा जो सिंटेक्स होता टी इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 ऐसे। अगर ये सेम लिस्ट होता तो वो चेंज हो जाता, बट जैसे ही मैं टपल में चेंज करने के लिए जाऊंगा तो देखो ये एरर देगा। क्या बोलेगा? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसी तरह का एरर आपको कहाँ मिल रहा था? स्ट्रिंग में मिलता था। स्ट्रिंग में भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अगर वो एक बार क्रिएट हो गया है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग में, राइट। सेम टपल्स में आप नहीं कर सकते। टपल्स में भी कुछ कुछ वैसे फंक्शंस होते हैं, को अगर देखना है कि टपल्स के साथ कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे ही आप टी करोगे और डॉट करोगे तो आपके पास बहुत सारे लिस्ट में आ जाएंगे। एक तो पूरा फंक्शन है जो ओवरऑल टी के ऊपर लगेगा, फुल डॉट एंड ट्राई एब्सोल्यूट, ये सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। अब है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ टपल की एक और खासियत, कि क्या टपल सॉर्ट हो सकता है क्या? जैसे हम लोग लिस्ट में कर रहे थे, तो पहला बात तो कॉन्सेप्ट आपको सॉर्टिंग का सोचना होगा। जब हम लिस्ट को सॉर्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? एक लिस्ट है मेरे पास, सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं एक न्यू सेल ले रहा हूँ और इस न्यू सेल में मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ L1 करके, और इसमें मैं अभी के लिए रख रहा हूँ 1 0 8 3 2। और जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो होगा क्या कि इसके अंदर में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 0 सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट सेल में कि L1 अब कैसा है। मैंने L1 में कैसा रखा था पहले वैल्यू? पहले 1 रखा था, 0 रखा था, 8 2 3। मतलब लिस्ट जो है खुद ब खुद वो चेंज हो गया सॉर्टिंग के बाद। लिस्ट जो है चेंज हो गया, बट टपल में तो आप चेंजेस कर नहीं सकते हो, राइट। तो क्या टपल को सॉर्ट कर सकते हैं? टपल को बिना किसी न्यू टपल बनाए हुए हम सॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आप देखो ना, सेम लिस्ट L1 ही है, वो सॉर्ट हो गया। और L1 में ही आप देखो सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स आ गए। बट टपल के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टपल के बारे में हमने पढ़ा कि टपल चेंज नहीं हो सकता है। तो हम टपल को सॉर्ट करने का क्या तरीका यूज करते हैं कि हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज करते हैं, SORTED, सॉर्टेड। और इसमें जब हम टपल देंगे, सपोज मैं एक टपल भी यहाँ पर बना लेता हूँ जिसमें अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हो, t इक्वल टू 0 1 2 9 7 2 3 ऐसे। अब मैं जब इसको सॉर्ट करूंगा, सॉर्टेड, क्योंकि सॉर्टेड के बारे में मैंने बताया था, सॉर्टेड में आप कुछ भी पास करो, अगर वो उसके अंदर जो जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे, बट वो जो रिटर्न में आएगा वो एक लिस्ट आएगा। देखो उसने क्या किया,
इस टपल को लिया और उसको सॉर्ट कर दिया, बट रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, वो लिस्ट कर रहा है, एक न्यू ऑब्जेक्ट, राइट? तो अब हम क्या करेंगे ना कि किसी सॉर्टेड ने जो मुझे हमें रिजल्ट दिया उसी में हम चेंजेस कर लेंगे, उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे टपल के तौर पे, और इसी को हम इंसर्ट कर देंगे कहाँ, टी में ही। मतलब टी इक्वल टू टपल ऑफ सॉर्टेड ऑफ टी। तो होगा क्या स्टेप, मैंने सॉर्टेड फंक्शन के अंदर में टी को पास किया, हमारा टी पहले ऐसा था। टी को पास करने के बाद सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, सॉर्टेड फंक्शन मुझे एक लिस्ट देगा, राइट, जो ए वाला लिस्ट है, ऐसा ही एक लिस्ट देगा। उस लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, टपल के में पास कर रहे हैं, इस टपल फंक्शन में। टपल फंक्शन में पास करने के साथ क्या हो जाएगा, इस टाइप का फंक्शन हमने देखा था पहले, टपल नहीं देखा था एग्जैक्टली, बट हमने देखा था इंट, एसटीआर, और भी इस तरह के देखे थे कि आप टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप अगर चेंज करना हो, जैसे हमारे पास इंटीजर का एक नंबर था, उसको हम स्ट्रिंग में बदले थे, कैसे बदले थे, तो एसटीआर फंक्शन में उस इंटीजर को भेजकर, राइट। सेम हम अगर एक लिस्ट तो मिलेगा ना सॉर्टेड फंक्शन से, एक लिस्ट को हमको टपल में कन्वर्ट करना है, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं टपल, इसको फैक्ट्री फंक्शन भी बोला जाता है। आप इसके माध्यम से भी आप एक न्यू टपल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही मैंने एक लिस्ट को इस टपल के अंदर में भेजा, और उसके बाद क्या, पहले मैं ये रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको कि क्या होगा। तो आपको ये जो टपल फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, वो एक टपल रिटर्न करेगा, और मैं उसी सेम टपल को मैं क्या करूंगा, सेम टी में प्लेस कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा, ये टी जो है ये सॉर्टेड बन जाएगा। ओके, तो अगर आपको एक टपल को सॉर्ट करना है तो आपको ये तरीका यूज करना होगा। आप लिस्ट की तरह इस टाइप से डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप एल डॉट लिस्ट वाला जो सॉर्ट फंक्शन है वो क्या करता है, ऑलरेडी बना हुआ लिस्ट के अंदर में ही चेंज करता है। बट टपल के बारे में हम लोग जानते हैं कि टपल के अंदर में हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें ए वाला जुगाड़, मतलब एक एक्स्ट्रा मेथड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो टपल्स में इतना ही है। हमने टपल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाया था टपल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इतना ऊपर है यहाँ पे, कि क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टपल्स। तो क्रिएट तो टपल हो सकता है, बट मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, नो मैनिपुलेशन। ओके, एसेसिंग एलिमेंट्स इन द टपल यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लैशिंग। इंडेक्सिंग एंड स्लैशिंग हमने देखा, सेम जैसे हम लिस्ट और स्ट्रिंग से सब में यूज करते हैं, सेम तरीका है। कॉमन टपल मेथड, अच्छा ये हमने नहीं देखा, ये हम देख लेते हैं। इन अनपैकिंग टपल्स एंड यूजिंग देम एज आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। हमने अनपैकिंग देखा टपल्स का। अनपैकिंग टपल्स स्पेशल नाम इसके लिए है कि अगर आपको एक टपल्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे एलिमेंट्स को हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट्स एक अपना एक वेरिएबल बना ले, तो हम इस टाइप का सिंटेक्स यूज करते हैं कि ए बी सी इक्वल टू 1,2,3। इससे क्या होगा, 1 जो है ए में जाएगा, 2 जो है बी में जाएगा, और 3 जो है सी में जाएगा, ऐसे। ठीक है, ए बी सी। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी फिर? यस सर। ओके ओके, तो टपल अनपैकिंग हमने देखा, ये वाला पार्ट। तो हम इनमें से सारा कुछ देख चुके हैं। कॉमन टपल मेथड्स में से हमें जो देखना है वो है लेंथ, काउंट, इंडेक्स। तो ये सारे फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं, लिस्ट के टाइम पे से ही जानते हैं। तो अगर मुझे किसी टपल का लेंथ जानना है, जो मैंने सपोज यहाँ पे टी बनाया है, उसी का लेंथ अगर मुझे जानना है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा, len, और उसके अंदर मैं टपल पास कर दूंगा, और वो मुझे क्या दे देगा, एक रिजल्ट दे देगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसका लेंथ दे देगा। ओके, तो सेम है, अगर मुझे इंडेक्स जानना है किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का, सपोज 0 का, तो हम इस तरह से फंक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये आप नहीं, लिस्ट, सॉरी, यहाँ पे मैं जो इसके पहले यूज कर रहा था वो लिस्ट का बना हुआ था, कोई ऊपर में कहीं पे होगा, उसमें 0 ऑलरेडी नहीं होगा।
यहाँ पे हमारे टपल में 0 है, ऊपर देखो। तो मुझे अगर उसका इंडेक्स जानना है, तो हम ए यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से फंक्शंस हैं, जो आप और सॉर्टिंग के अलावा फंक्शन, जो भी ऐसे फंक्शन जो कोई चेंजेज़ कर रहा है लिस्ट के अंदर, वो काम नहीं होगा टपल में, बट उसके अलावा इंडेक्स का फंक्शन, लेंथ का फंक्शन, ये सारे यूज़ होते हैं। और एक फंक्शन जैसे वहाँ पे मैंने लिस्ट करके रखा हुआ था, काउंट। काउंट में मुझे सपोज़ अगर 1 को काउंट करना है कि इस टपल में 1 जो है कितने बार है, तो आप देखो क्योंकि 1 यहाँ पे 1 बार है, तो उसने रिजल्ट दे दिया 1 बार। तो ये सारे फंक्शन हो गए टपल्स के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज़। डिक्शनरीज़ में भी हम सेम ऑर्डर में जाएँगे, पहले उसको क्रिएट क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करना सीखेंगे, फिर और भी उसके साथ जो-जो फंक्शंस हैं, अ, डिक्शनरी के साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, वो सब हम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं? तो डिक्शनरी होता क्या है? पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। डिक्शनरी आप डिक्शनरी भी आपको मतलब एक मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने का एक तरीका देता है। बट इसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ है। जैसे आप लिस्ट या टपल में क्या कर रहे थे? अगर आपको किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको क्या जानना होगा? उसका इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए, राइट? लेकिन डिक्शनरी के केस में क्या होता है ना, कि डिक्शनरी के केस में आप किसी भी एलिमेंट्स को निकालना है, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग की का पता होना चाहिए। अब सपोज़ आपने एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स आपने रखे। उस लिस्ट में क्या है कि नेम आपने रखे, किसी का रोल नंबर रखा, मतलब स्टूडेंट्स का ही मैं डेटा के बारे ऊपर मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो मैं उसमें नेम रख रहा हूँ, रोल नंबर रख रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट के मार्क्स रख रहा हूँ, तो मल्टीपल अगर सब्जेक्ट्स हैं, सपोज़ सब्जेक्ट 1 का मार्क्स रख रहा हूँ, तो सपोज़ मैं लिस्ट में कैसे रखूँगा, मैं दिखा देता हूँ। नेम, फिर सेकंड पोज़ीशन पे अगर जो मुझे रखना होगा वो रोल होगा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूँ बस क्योंकि एरर नहीं आए। बट यहाँ पे जो आपको आएगी नेम में तो स्ट्रिंग आएगा, बट रोल नंबर जो होगा आपका, जनरली क्या होता है, रोल नंबर आपका न्यूमेरिक होता है, मतलब 100, 101, तो 112 इस टाइप से। फिर आपके जो आएँगे मार्क्स आएँगे। तो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स आएँगे, तो मैं उसको S1 अभी लिख ले रहा हूँ। S2 सब्जेक्ट 2 के मार्क्स आएँगे, सब्जेक्ट 3। अब अगर आपने लिस्ट में इस तरह से लिखा है और सपोज़ आपको इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट हो कि आपको जानना है कि किसी रोल नंबर का अ, सब्जेक्ट 3 का मार्क्स क्या है? तो आपको पता होना, मतलब आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि रोल नंबर हमने किस ऑर्डर में रखा था, राइट? कि रोल नंबर सपोज़ सेकंड पोज़ीशन पे रखा था, सब्जेक्ट 3 जो है वो लास्ट वाले पोज़ीशन पे था। तो ये आपको उसके इंडेक्स का पता होना ज़रूरी है, राइट? बट आपको थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाएगा इस चीज़ को जानना कि वो किस ऑर्डर में रखा हुआ था। जैसे अगर सपोज़ हमने आपने जो तरीका फ़ॉलो किया, S1 को पहले लिखा है, फिर S2 को, फिर S3 को। सपोज़ किसी और ने किसी और बंदे ने अगर नेक्स्ट एंट्री की और उसने ऐसा कर दिया कि S3 का मार्क्स पहले लिख दिया, तो इश्यू क्रिएट हो जाएगा, राइट? क्योंकि फिर आप उसको एक्सेस करने का आपने तरीका जो था, जो आपने ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, वो अब चेंज हो गया। मतलब उसमें आप वायलेशन हो गया, तो आप एक्चुअल ऑर्डर में हमेशा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपने इंडेक्स जो है चेंज कर दिया। बट अगर आपको सपोज़ इसी तरह के आपके मेन आपका ऑब्जेक्ट है कि मुझे एक स्टूडेंट्स के डिटेल्स को स्टोर करने के लिए एक बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए? डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी में मुझे क्या फ़ायदा देगा कि ऑर्डर कुछ भी हो, बट हर एक वैल्यू जो, जैसे हम नेम स्टोर कर रहे हैं, तो हम उसका एक की दे देंगे। की क्या होगा मेरा? जैसे नेम है, उसके वैल्यू क्या होंगे? सपोज़ उसके वैल्यू मैंने दे दिए सुमन, ठीक है? अब मुझे रोल अगर स्टोर करना है, तो उसका की होगा रोल, राइट? और कॉलन देंगे और उसके वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पास कर दूँगा कि 101। ऐसे ही मुझे अगर सब्जेक्ट 1 इन एग्ज़ाम्पल मैं अगर ले लेता हूँ, सपोज़ हिंदी के मार्क्स कितने होंगे? तो 52 ऐसे। इंग्लिश, ईएनजी के मार्क्स कितने होंगे? तो सपोज़ मैं ले देता हूँ 82। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपको जानने हैं कि हिंदी का मार्क्स कितना है, इंग्लिश का मार्क्स कितना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को मैंने तो यहाँ पे आपको लिस्ट का एग्ज़ाम्पल दे रहा था, उसमें बता दिया, बट डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस। हम क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रेसेस। ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस हम डालते हैं, फिर हम डालते हैं एक की, जो कि हमारा नेम है और उसका वैल्यू कोलोन के बाद।
की इज टू वैल्यू इतना। ए मेरा एक एलिमेंट हो गया। अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स डालने हैं तो इस तरह से हम डालेंगे। हम इवन ये भी कर सकते हैं, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जो मैं एक्चुअल एग्जांपल मैं दे रहा था, स्टूडेंट्स अगर आपको डेटा निकालना है और आपको उसमें सर्चिंग की भी जरूरत होगी, राइट? कि रोल नंबर 101 का सारा डिटेल्स मुझे चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज कि सबसे ऊपर का जो हम की बना सकते हैं ना, वो क्या बना लेंगे हम कि इस पूरे डिक्शनरी में हम सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमको रखना है। तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा रखने के लिए क्या होगा, हर एक रोल नंबर के ऊपर उसका वैल्यू हमको स्टोर करना है कि रोल नंबर 101 का वैल्यू क्या होगा, तो हम की में ही डाल देंगे उसका रोल नंबर। सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 101, ठीक है? तो हम उसी को की बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हम की क्या बना रहे थे, नेम को बना रहे थे, नेम को की बना रहे थे। तो उससे क्या होगा कि हम जब भी हमको नेम चाहिए होगा तो मुझे सुमन रिजल्ट आएगा, जब भी हमें रोल चाहिए होगा तो उसका वैल्यू जो आएगा 101 आएगा, राइट? बट अगर मुझे स्टूडेंट्स का डिटेल को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे कि हम तो स्टूडेंट्स का डिटेल को हम सर्च कर सकते हैं उसके रोल नंबर से, तो हम क्या करेंगे, की को ही रोल नंबर बना देंगे, ठीक है? तो किसी का रोल नंबर अगर 101 है तो उसी को हमने की बना दिया। अब उसके वैल्यू में क्या डालेंगे, वैल्यू में फिर से हम एक डिक्शनरी डाल देंगे। अब डिक्शनरी के अंदर में अलग-अलग एलिमेंट्स रहेंगे, नेम, उसके मल्टीपल सब्जेक्ट्स का स्कोर, राइट? जैसे मैं नेम इज टू सुमन, कॉमा एन जी कोलोन 82, कॉमा मैथ्स 87, कॉमा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज टू 72। सपोज इस तरह से। तो अब क्या होगा, हम किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट को हम उसके रोल नंबर से फेच कर सकते हैं और उसके जो भी डेटा आएगा उसमें उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, ऑलरेडी इतने सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। अब मुझे मल्टीपल बच्चों के चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, ये तो एक बच्चे का हो गया कि रोल नंबर 101 का हो गया। अब इसी में कॉमा और फिर हम एक दूसरा की डालेंगे जो कि नेक्स्ट बच्चे का रोल नंबर होगा, और फिर हम डालेंगे कॉलोन, और फिर हम एक इस बच्चे सेकंड बच्चे के लिए हम एक डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे जिसमें सेम इसी फॉर्मेट में उसका सारा डिटेल्स होगा। किसी तीसरे बच्चे के लिए चाहिए होगा तो 103 103 ऐसे, और फिर उसके अंदर हम डिक्शनरी बना लेंगे। तो मेरा कहने का सेंस था कि डिक्शनरी को आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इन सेंस कि आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हो। मल्टीपल एलिमेंट्स की जैसे आप नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मतलब आप मार्क्स स्टोर कर रहे हो। अब एक ही डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने ये किया, हमारा ओवरऑल जो बिगर वाला जो डिक्शनरी है वो क्या है? वो है हमारा सारे बच्चों का डेटा उसके अंदर। अब उसके अंदर पार्टिकुलर एक हर एक का एक की है, उसका रोल नंबर, उस बच्चे का रोल नंबर, और हर एक बच्चे के अंदर में उस एक अलग सा डिक्शनरी है जिसके अंदर में मल्टीपल डिटेल्स है। मल्टीपल डिटेल्स में से हमने क्या-क्या रखा है, नेम रखा है, उसका इंग्लिश का मार्क्स रखा है, उसका मैथ्स का मार्क्स रखा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्क्स रखा है, तो इस तरह के। तो ये तो हो गया क्रिएशन का कि आप डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। अब सपोज डिक्शनरी से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना होगा तो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने ये वाला डिक्शनरी क्रिएट किया, तो इसको मैं रख लेता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ dict1। तो यहाँ इसको मैं बनाता हूँ dict1, नीचे वाले को मैं बना लूँगा dict2। dict1 इक्वल टू दैट, और इसको मैं रन कर लूँगा, और dict2 इक्वल टू सेकंड डिक्शनरी ए वाला। अब सपोज डिक्शनरी से वैल्यू निकालते कैसे हैं, उस पे हम आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिक्शनरी पे हम वैल्यू जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कीज के थ्रू निकालते हैं। तो हम अगर हम dict1 से हमको ए नेम जो है वो मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे dict1, फिर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला, फिर उसके अंदर हम जो हमारा की है वो हम इंटर करेंगे। जैसे ही हम इतना लिख करके एग्जीक्यूट करेंगे, वो मुझे रिजल्ट में क्या दे देगा, जो भी हमने उसके वैल्यू रखे हैं। ओके, सेम हम नेम की जगह पे हम चाहे तो रोल निकाल सकते हैं। आप और भी कुछ निकाल सकते हैं कि ये हिंदी का उसका मार्क्स क्या है। तो आप इसी ओके, HIND
मैंने यहाँ पे क्रिएट के टाइम पे ही स्पेलिंग मिस्टेक किया है, HIND लिखा है, तो मुझे उसी कीज़ के थ्रू उसके वैल्यू निकालने होंगे, नहीं तो हम मुझे क्या देगा की एरर देगा। अगर कोई की जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो डिक्शनरी में नहीं है, तो हमें एक एरर रिटर्न होता है, एक एरर रेज होता है। ठीक है? अब हम आपको दिखाते हैं कि सपोज़ मुझे सेकंड वाले डिक्शनरी से वैल्यू कैसे निकालना हो, क्योंकि इसमें तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है। तो इससे अगर मुझे नेम निकालना है, ए वाला नेम कि सुमन निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो मुझे पहले डिक्शनरी के अंदर जाना होगा। पहले डिक्शनरी के अंदर जाने के लिए मुझे क्या की लगेगा? उसका रोल नंबर। तो मुझे सुमन का रोल नंबर पता होना चाहिए कि dict2 में हम सबसे पहले उसका रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर क्या है? 101। रोल नंबर इन सेंस कि उसका की डालेंगे। अब उस की के अंदर में मल्टीपल वैल्यू जाएँगे और वहाँ से नेम, और वहाँ से हम निकालेंगे सुमन, ऐसे, ठीक है? ये तरीका है कि आप मल्टीपल डिक्शनरी के अंदर अगर डिक्शनरी है, तो आप उसको कैसे आपको जितने भी जैसे पहला डिक्शनरी के अंदर जैसे हमने वन आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं सिर्फ 101 डालूँगा तो क्या आएगा? ये पूरा एक डिक्शनरी आ जाएगा। आपको ये भी एक डिक्शनरी है, राइट? अब इस डिक्शनरी में ये सारे वैल्यू हैं क्योंकि हमने इसी को तो डाला था की के साथ। की 101 के साथ में हमने वैल्यू एज़ अ वैल्यू हमने क्या डाला था? एक डिक्शनरी ही डाला था। तो वही हमें रिजल्ट में आ रहा है। अब इस डिक्शनरी से मुझे कोई एलिमेंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए फिर से मुझे की प्रोवाइड करना होगा। जैसे मैंने अभी नेम निकाल कर दिखाया था, सपोज़ मुझे उसके इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो मैं एक सेकंड की भी पास करूँगा, सेम उसी वे में, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर की का नाम। तो इतना हमने अभी डिस्कस किया पिछले 5-7 मिनट से कि डिक्शनरी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसका तरीका क्या है? तरीका है कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं और उसके अंदर में जो भी आपको एलिमेंट्स रखने हैं, उसमें 2 चीज़ें आपको पास करनी होगी। उसका की, जैसे पूरा जो एक एलिमेंट है, कॉमा से इधर जितना भी है, पूरा एक एलिमेंट है। तो इस एक एलिमेंट को रखने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ देना पड़ा? उसका की, जो कि नेम है यहाँ पे, और उसका वैल्यू जो कि सुमन है यहाँ पे। ओके। और सेम वैल्यू की जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिस्ट भी डाल सकता था। तो आप वैल्यू की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। की में जो है, सिर्फ़ आप वही चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जो कि बदल नहीं सकता। जैसे लिस्ट जो है वो बदल सकता है, राइट? उसमें चेंजेज़ हो सकते हैं, तो आप लिस्ट यहाँ पे नहीं रख सकते। आप यहाँ पे क्या-क्या चीज़ रख सकते हैं? कोई भी ऐसा इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जो कि चेंज नहीं हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर डिक्शनरी का जो की है, वो मैं लिस्ट रखने की कोशिश करता हूँ। एक मैं डिक्शनरी 3 बनाने की कोशिश करता हूँ। बनाने का तरीका कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना और सबसे पहले की देना है। की में मैं अगर एक लिस्ट देना चाहता हूँ कि जो मेरा की होगा वो लिस्ट है 1, 2 और मैं वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ 1, 2, 3। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखना मुझे एक एरर आएगा। क्यों? एरर क्या आया? अनहैशेबल टाइप लिस्ट। वो क्या बोल रहा है? जो की में जो वैल्यू जो मैंने एज़ अ की दिया है ना, उसको बोल रहा है अनहैशेबल टाइप। अब हैशिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं जानते, वो प्रॉपर कोर डोमेन का टॉपिक है। बट हैशिंग के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको इसके बाद में बताने वाला था, मैं इसके बाद बताऊँगा। तो मैंने आपको दिखाया है कि आप लिस्ट नहीं रख सकते हैं, बट लिस्ट की जगह पे आप कुछ भी जैसे मैं टपल अगर रख रहा हूँ, टपल के बारे में हम जानते हैं, राइट? अभी मैंने बताया था ऊपर कि टपल में आप चेंजेज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार जो क्रिएट हो गया उसमें आप चेंजेज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको रन करने जाऊँगा, तो आप देखोगे ये रन हो गया। अब यहाँ पर से मुझे एक 3 आप देखोगे, तो आपको दिख जाएगा कि जो की है मेरा वो टपल रहेगा, ये 1, 2 और वैल्यू हमारा 1, 2, 3 एक लिस्ट रहेगा। तो सेंस क्या था मेरा ये वाला कोड रन करने का? आपको ये बताना था कि आप की के जगह पे आप लिस्ट नहीं रख सकते। लिस्ट क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि लिस्ट में चेंजेज़ किए जा सकते हैं। ओके। टपल में चेंजेस नहीं किए जा सकते। इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा कि हम स्ट्रिंग जब रख रहे हैं, स्ट्रिंग के बारे में भी जब हम पढ़े थे, तो हम वहाँ भी हम जाने थे ये चीज़ कि स्ट्रिंग में भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, राइट?
सेम टपल, तो टपल हम की रख सकते हैं बट हम लिस्ट नहीं रख सकते हैं। अब मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए होगा तो मुझे ये पूरा टपल पास करना होगा एज ए की। टपल हमारा क्या है? वो है 1, 2, राइट? अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब थोड़ा-सा मैं बात करता हूँ हैशिंग और उस पे। हैशिंग क्या होता है कि सपोज़ आपको बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं। नंबर जैसे लिस्ट में भी हम कर रहे थे ना। अब लिस्ट में हम बहुत सारे नंबर्स रखे हुए हैं। अब वहाँ से मुझे कोई नंबर जो है सर्च करना है, मतलब खोजना है कि सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बना रहा हूँ। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 12 मैंने ये सारे एलिमेंट रखे हैं, ठीक है? अब मुझे सर्च करना है इस लिस्ट में कि 5 कहाँ पे है या फिर 5 इस लिस्ट में है या नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक-एक करके पूरे लिस्ट में जाना होगा, राइट? आप यूज़ कर सकते हो इंडेक्स फंक्शन, आपको वो वैल्यू देगा। बट इंडेक्स फंक्शन भी इंटरनली कैसे काम कर रहा है? इंडेक्स फंक्शन भी इंटरनली ऐसे काम कर रहा है कि वो एक-एक एलिमेंट को देखते जाएगा पूरे लिस्ट में। पूरे लिस्ट में क्या करेगा? वो एक-एक एलिमेंट के पास जाएगा और वो मैच करेगा कि आप जो ढूँढना चाह रहे हो, वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपने पूरा लिस्ट देख लिया, सपोज़ आप यहाँ तक पहुँच गए और आप जो ढूँढना चाह रहे हैं, सपोज़ मैं ढूँढना चाह रहा हूँ 7, तो यहाँ मैं इसके पास आऊँगा, 1 तो 7 के इक्वल नहीं है, मतलब वो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो ऐसे एक-एक करके हम देखते जाएँगे। जैसे ही वो लिस्ट के सारे एलिमेंट मतलब लास्ट एलिमेंट को हम चेक कर लिए हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि 7 इस लिस्ट में नहीं है, राइट? तो मुझे सर्चिंग के लिए क्या होता है ना, उसको आपको कितने टाइम लगेंगे? मुझे हर एक एलिमेंट को जाकर के देखना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट को जाकर के देखने से क्या होगा, मुझे जितने भी एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में, मुझे उतने टाइम्स ऑपरेशन रन करने पड़ेंगे। तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सर्चिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है लिस्ट के केस में हाई रहता है या फिर टपल के केस में भी ज़्यादा होता है। मतलब आपको पूरा लिस्ट देखना होगा, पूरा लिस्ट शुरू से लेकर के अंत तक आपको ट्रैवर्स करना होगा। ट्रैवर्स करना इन सेंस जैसे कि हमने पहले को देखा, फिर सेकंड को देखा, सेकंड थर्ड को देखा, फोर्थ को देखा, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। आप एक-एक कर करके सारे एलिमेंट्स को ऊपर जब आप ऑपरेशन करते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो हमको पूरा लिस्ट को जब ट्रैवर्स करना होगा तो क्या होगा कि मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगा। वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा कि जितने भी लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सपोज़ अभी के लिए यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, राइट? इस लिस्ट में। तो मुझे वो ऑपरेशन क्या 8 बार करना पड़ेगा। बट सपोज़ इस लिस्ट में अगर थाउज़ेंड्स एलिमेंट रहते, तो मुझे क्या कितना ऑपरेशन करना पड़ता? 1000, राइट? थाउज़ेंड्स एलिमेंट को मुझे मैच कराना पड़ता, एक-एक करके कि वो जो रिक्वायर्ड मेरा है 7 उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक तरीका है। अब दूसरा क्या है कि अ, हम क्या कर सकते हैं, इसको एनहांस करने के लिए उसको बोलते हैं हैशिंग। उसमें होता क्या है कि अगर आपको सपोज़ 10 लोकेशन है इन सेंस सपोज़ मैं यहाँ पे स्पेसेस बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज़ आपके पास 10 लोकेशन हैं और आपको 10 एलिमेंट रखने हैं, ठीक है? अब 10 एलिमेंट आपको रखने हैं, तो आप क्या करोगे? जैसे-जैसे आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, आप उसको उसी ऑर्डर में दे दो। उसी ऑर्डर में दे देने से क्या होगा ना, आपको सर्चिंग करने में अगेन आपको अ, 10 बार ऑपरेशन करने होंगे। एक दूसरा तरीका क्या होता है, कि सपोज़ यहाँ पे मैंने 8 एलिमेंट लिए हैं, राइट? तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 10 एलिमेंट्स जस्ट फॉर शोइंग यू दिस एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ऐसे। इसमें होगा क्या इस पूरे ऑपरेशन में कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम एक-एक करके निकालेंगे और उसको हम सपोज़ एक फंक्शन हम डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हैशिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल इस केस में हम वो फंक्शन क्या लगते हैं मोडुलो ऑपरेटर। मोडुलो ऑपरेटर और मोडुलो बाय कितना करेंगे 10 क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पास जो लोकेशन है अगर 10 मेरे पास लोकेशन खाली है तो उसका इंडेक्स कहाँ से क्या क्या होगा 0 टू 9 होगा।
0 to 9 होगा। और जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से अगर हम उसको डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर देखेंगे ना, तो वो हमेशा वो 0 से 9 ही होगा। ओके, राइट? तो इसलिए हम सबसे बेसिक फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉडुलो फंक्शन। तो होगा क्या, हम एक-एक एलिमेंट को यहाँ से लेंगे इस लिस्ट से, और उसको हम इस मॉडुलो फंक्शंस में डालेंगे। मॉडुलो फंक्शन क्या करेगा कि 1 लिया तो 1 मॉडुलो 10, 1 मॉडुलो 10 का रिजल्ट कितना आएगा? मुझे 1 आएगा। अब ये 1 क्या बता रहा है? ये 1 बता रहा है कि हम इस ये जो हमारा पोजीशन है ना 10, इसमें से फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हम इस 1 को रख देंगे। इसको रख देंगे 1 को, तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगा? ये तो मेरा 0 है, सबसे पहला 0th इंडेक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे नंबरिंग भी दे देता तो ज़्यादा आसान होता। ए 0 है, ए 1 है, ए 2, 3, ए 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो जैसे मुझे अगर 1 को इस 10 प्लेस में से कहीं पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को मॉडुलो करेंगे 10 से, और जो मेरा रिजल्ट आएगा 1 आएगा। उससे क्या पता चलेगा कि इस 1 को मुझे कहाँ पे रखना है, इस फर्स्ट इंडेक्स पे रखना है, तो यहाँ पे डाल दिया। फिर सेकंड को हम चेक करेंगे वैसा ही, 2 मॉडुलो 10 करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 को हम सेकंड मतलब जो मेरा रिजल्ट आया उसके ऊपर हम रख दिए। 3 के साथ भी सेम करेंगे, तो 3 को भी जब आप मॉडुलो 10 करोगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 3 मॉडुलो 10 करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 3, तो आप यहाँ पे रख दोगे। तो वैसे ही 4, 5, ये तो मैंने यहाँ पे उस टाइप से नंबर्स ले लिए थे। 5, अब 5 के बाद आप 0 देखो, 0 को जब आप मॉडुलो 10 करेंगे तो क्या आएगा? 0 मॉडुलो 10 आप करोगे तो क्या आएगा? आप देखो, रिजल्ट आएंगे 0। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 पोजीशन पे ही रख देंगे। नेक्स्ट आया 8, 8 को जो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 8 ही होगा। फिर आया मेरा 12, अब 12 को जो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? 2, राइट? 12 को हम डिवाइड किए 10 से, तो हमारा रिमाइंडर आया 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2 पोजीशन पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है। अब एक और दूसरा एलिमेंट जो 12 है वो भी आ रहा है, और वो भी बोल रहा है कि हम सेकंड पोजीशन पे ही लेंगे, बट सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं? सपोज यहाँ पे मैं ओके, 2 रिप्लेस हो गया। 2 के बगल में 12 मैं लिख करके यहाँ पे बस नोट करता हूँ, कोलिजन। कोलिजन क्यों हुआ? क्योंकि जिस पोजीशन पे 12 आना चाहता है, जिस पोजीशन पे 12 आना चाहता है, उस पोजीशन पे ऑलरेडी एक एलिमेंट पहले से है, राइट? तो अब कोलिजन अगर आता है तो हम उसको कैसे डील करते हैं, ये हम थोड़ी मतलब मैं उसके बारे में बात करूँगा थोड़ा-सा। बट इसका एडवांस चीज़ें आपको कंप्यूटर साइंस में आप जब पढ़ोगे ना एल्गोरिथम्स, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बस ये बताऊँगा कि 2-3 तरीके हैं। या तो आप क्या करते हो कि जैसा ही आपको पता चल गया कि सेकंड पोज़ीशन पे 12 आ रहा है बट वहाँ पे पहले से ही एलिमेंट है, आपको पता चल गया कि कोलिजन है, तो आप क्या करते हो कि उसके जस्ट अगला पोज़ीशन को देखते हो। अब वो भी भरा हुआ है, तो फिर आप जब तक आपको एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप देखते जाओगे, जब तक आपको एक एम्प्टी पोज़ीशन ना मिल जाए, तब तक आप वो आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सर्चिंग है वो चलता रहेगा, राइट? तो अगेन आप कहोगे कि ये तो मैक्सिमम मुझे n टाइम सर्च करने पड़ जाएँगे, राइट? इन सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ कि इन यहाँ पे भी कोई एलिमेंट अगर रहता, तो क्या करता मैं, और सर्चिंग मेरा ऑन रहता। मैं और दूसरे पोज़ीशन को चेक कर रहा होता कि वहाँ पे एलिमेंट्स हैं या नहीं है। तो फर्स्ट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे 12 आया, 12 भी बोल रहा है कि हम सेकंड पोज़ीशन पे लेंगे। सेकंड पोज़ीशन पे ले ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट अगला पोज़ीशन को हम चेक करेंगे कि उसपे खाली है या नहीं। इस केस में खाली नहीं है, तो हम उसके अगला में भी चेक करेंगे, उसमें भी खाली नहीं है। फिर हम उसके अगला में चेक करेंगे, खाली नहीं है। बट 6th पोज़ीशन पे वो खाली है, तो हम यहाँ पे वैल्यू 12 रख देंगे। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट को हम इंसर्ट कराएँगे 11। अगेन आप देखो, 11 को जब आप मॉडुलो 10 करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1, और 1 पोज़ीशन पे ऑलरेडी एलिमेंट है। तो अगेन क्या होगा,
जो हमने मेथड यूज़ किया उसके हिसाब से। मल्टीपल मेथड्स हैं और दूसरे मेथड्स के बारे में मैं जस्ट बताऊँगा अभी इसके बाद। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 पे तो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, तो हम 11 को रखने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करेंगे। तो नेक्स्ट जो मुझे खाली आकर के मिलेगा, वो मिलेगा 7 पे, तो यहाँ पे 11 रख देंगे। सेम केस आएगा 15 का, 15 में भी जब हम जाएँगे तो 5 आएगा उसका मॉडुलो, 5 आएगा मॉडुलो मतलब वो जाना चाहेगा 5th पोज़ीशन पे। 5th इंडेक्स पोज़ीशन पे ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, तो वो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके 9th उसको खाली मिलेगा सबसे पहला, तो वो सर्च होगा 9th पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब क्या होता है कि सपोज़ ये तो हमने एलिमेंट इस ऑर्डर में रख लिया, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है जब आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना हो तब, वो मैं ब आपको पहले बता देता हूँ। सपोज़ आपको 1 सर्च करना हुआ, तो आप क्या करते हो, अगेन आप इस मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ लेते हो। आपने मॉडुलो 10 का यूज़ कर रहे थे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, एलिमेंट को इंसर्ट मतलब एक-एक करके जो भी एलिमेंट आए, उसको आपने कौन-कौन से पोज़ीशन पे रखा है, वही तो हुआ आपने इंसर्ट किया एलिमेंट को। अब आपको सर्चिंग जब करनी है, तो अगेन आप सेम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करोगे और मॉडुलो ऑपरेटर जो लोकेशन देगा, उसी लोकेशन पे आपको जाकर के चेक करना है। उसी लोकेशन पे आपको चेक करना है। तो अगर वो लोकेशन खाली है, सॉरी, अगर वो लोकेशन पे आपको एलिमेंट मिल गया, तो आप प्रिंट आउट कर दोगे। अगर वो लोकेशन पे आपको एलिमेंट नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? आपने जो मेथड यूज़ किया था, आपने मेथड जो यूज़ किया था, क्या किया था कि आपको उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करना है, राइट? तो आप जस्ट नेक्स्ट वाले पे सर्च करोगे। अगर आप फिर उसके साथ मैच करोगे कि वो एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हो, उसके बराबर है या नहीं। तो इस तरह से सर्चिंग काम करता है। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ कि सर्चिंग का रिज़ल्ट कैसे होगा। सपोज़ मुझे सर्च करना है 2, ओके? 2 अगर मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा? मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ लूँगा। 2 मॉडुलो 10, रिज़ल्ट क्या आएगा मेरा? 2, राइट? तो मतलब 2 का म क्या होगा कि वो सेकंड पोज़ीशन पे जाना चाहेगा। सेकंड पोज़ीशन पे गया, तो वहाँ पे देख रहा है कि 2 है, राइट? सेकंड पोज़ीशन पे 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको रिज़ल्ट मिल गया। कितने बार आपको करने पड़े ऑपरेशंस? बस 1 ऑपरेशन तो आपको करने पड़े, राइट? सॉरी, 2 ऑपरेशंस करने पड़े। आप अगर उस हिसाब से देखो तो कि आपको एक बार मॉडुलो निकालना पड़ा और दूसरा आपको यहाँ पे जाकर के मैचिंग करना पड़ा। सेकंड पोज़ीशन पे जाकर के आपको मैचिंग करना पड़ा कि वो एलिमेंट है या नहीं है, राइट? सपोज़ आपको 3 निकालना है, तो आप सेम करोगे। 3 का आप मॉडुलो लोगे 10 से, आप 3 का मॉडुलो लोगे 10 से और उसका रिज़ल्ट आएगा 3। 3 आया, जैसे ही आप 3 पोज़ीशन पे गए, वहाँ पे आपने एलिमेंट्स जो फ़ील्ड हैं ऑलरेडी, उसको आपने मैच कराया, ऑलरेडी वो मैच हो जाएगा, तो मतलब हाँ, एलिमेंट मिल गए। अब ऐसा ही सपोज़ मुझे अगर 12 सर्च करना हुआ, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमने मेथड जो अपनाया था कोलिजन के लिए जो हमने मेथड अपनाया था, सेम मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट? तो 12 के लिए जब हम मोड लॉग लेंगे तो 2 पे हम जैसे जाएँगे तो 2 पे हमको मिलेगा 2, जो कि 12 के इक्वल नहीं है, 12 के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ से हमारा होगा लीनियर सर्च स्टार्ट, कि उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को पे हम जाएँगे, सर्च करेंगे, उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएँगे, सर्च करेंगे, उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएँगे, सर्च करेंगे और यहाँ पे आकर के हमें 12 मिला। तो ऑल टोटल आपको इन सारे एलिमेंट्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 0, 8 जो एलिमेंट वहीं पे हैं, मतलब जिस भी एलिमेंट के इंसर्शन के टाइम पे कोलिजन नहीं हुआ था, उन एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। उन एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको उसको मॉडुलो ऑपरेशन करने इतना टाइम लगेगा, राइट? बट जिस भी एलिमेंट के ऊपर कोलिजन हुआ था, कोलिजन किसके ऊपर हुआ था? 12 के ऊपर हुआ था, 11 के ऊपर हुआ था, 15 के ऊपर हुआ था। तो इन तीनों एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेंगे। तो वो भी एक्स्ट्रा टाइम, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा? अगर आप 12 के लिए देखो, तो 12 यहाँ पर से यहाँ पे आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसका पोज़ीशन मॉडुलो ऑपरेटर के हिसाब से। अब यहाँ से उसको सर्च करना कितना पड़ रहा है? 1 पोज़ीशन, 2 पोज़ीशन, 3 पोज़ीशन और चौथे पोज़ीशन में जाकर के उसको मिलेगा। मतलब 12 के लिए कितने ऑपरेशंस लगे? 4। सेम 11 के लिए कितने लगेंगे? 11 यहाँ पे उसको बाय डिफ़ॉल्ट मॉडुलो के हिसाब से आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 11 के लिए 6 और 15 के लिए 15 यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब उसका बाय डिफ़ॉल्ट 5 पे आएगा मॉडुलो ऑपरेशन के बाद। तो 5 से या 1,
2, 3 और 4। तो 12 के लिए लगे 4, इसके लिए लगे 6 और 15 के लिए लगे भी 4। और इन सभी के लिए आपको एक-एक ऑपरेशंस लगे। तो ऑल टोटल आपको कितने ऑपरेशंस लगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लस 4, 7 प्लस 4, 11, 11 प्लस 6, 11 प्लस 6, 17, 17 प्लस 4, 21। तो 10 एलिमेंट्स के लिए आपको ऑल टोटल लगे 21, राइट? अब 21 ऑपरेशंस लगे, बट जब आप इसको लिनियरली मतलब बिना बिना ये हैशिंग का टेक्निक यूज करके जब आप सर्च कर रहे थे और आपको सर्च करने का जरूरत पड़ रहा था, तो क्या होता कि अगर जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए हैं उसी ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स आएंगे, अगर हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो मैं बोल रहा था क्या कि जैसा ही अगर आप इसको लिनियरली सर्च करने के लिए जाते तो आपको क्या होता कि अगर आपने जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स है, अगर उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स आप सर्च नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। जैसे सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज़ सबसे पहला एलिमेंट आप जो सर्च करने के लिए है, वो 15 निकला, तो क्या होगा आपको सर्च कितना करना पड़ेगा? पूरा यहाँ से वहाँ तक सर्च करना पड़ेगा, राइट? लिस्ट में। आपको 10 बार सर्च करने पड़ेंगे 15 के लिए। दूसरा एलिमेंट जो आपको सर्च करना है, वो अगर आप 11 सर्च करना चाहते हो, तो क्या होगा अगेन आपको पूरा लिस्ट में सर्च करना होगा, यहाँ तक आना होगा। तो आपको इसके लिए भी आपको कितना टाइम सर्च करना पड़ेगा? 9 टाइम करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से देखो, सिर्फ 2 एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको ऑल टोटल 20 ऑपरेशंस लग गए। बट जब मैं हैशिंग के लिए यूज़ करूँगा तो ऑर्डर कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर में आप सर्चिंग करोगे, तो ऑल टोटल आपको इस इतने सारे एलिमेंट्स के लिए किसी भी ऑर्डर में अगर आप सर्च करोगे, तो आपको जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे थे, वो कितने लगते? 21। ओके। तो हैशिंग का ये फ़ायदा है और हैशिंग में मैंने एक चीज़ बोला जैसे कोलिजन को अ, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोलिजन हुआ तो हम उसके जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम एलिमेंट्स को सर्च करते हैं। तो उसमें से क्या आता है, उसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। जो हमने मेथड यूज़ किया इस केस एग्ज़ाम्पल में उसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग, ओके। अब एक और ऑपरेशन होता है दूसरा, जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग या फिर चैनिंग। उसमें क्या वो होता है ना कि आप हर एक पोजीशन पे जहाँ पे आप एलिमेंट रख रहे हो, वहाँ पे एलिमेंट ना रख करके आप वहाँ पे एक लिंक्ड लिस्ट रखते हो। यहाँ पे एलिमेंट ना रख करके लिंक्ड लिस्ट छोड़ो, आप ऐसा समझो कि यहाँ यहाँ पे हम एक लिस्ट रखते हैं। अब एक लिस्ट में कैसे रखेंगे? जैसे यहाँ पे 2 के पोजीशन पे कौन-कौन आना चाह रहा था? 2 तो आ गया था। अब दूसरा एलिमेंट जो भी आना चाह रहा था वो क्या था? 12। 12 को हम इंसर्ट कर लेंगे। सपोज़ इन फ्यूचर अगर इस लिस्ट में मुझे जो इंसर्शन करना था, वहाँ पे अगर सपोज़ कहीं पे 22 रहता, तो वो भी तो इस सेकंड पोज़ीशन पे आना चाहता। अब उसके लिए हम क्या करते? तो इसी लिस्ट में हम उस 22 को भी अपेंड करते जाते। तो इस वाली प्रोसेस को एक ही पोज़ीशन पे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को जब आप ऐड करते चले जाते हो, ऐड इन सेंस कि आप इंसर्ट करते चले जाते हो एक लिस्ट में, इस प्रोसेस को बोलते हैं चैनिंग। इसको क्या बोलते हैं? चैनिंग। इसके पहले जो हमने प्रोसेस यूज़ किया उसका नाम था लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग, ओके। तो ये हुआ कि पहले मैंने आपको बताया कि वो जो आपको एरर आ रहा था ऊपर में, जैसा ही मैंने लिस्ट एक डिक्शनरी के अंदर एज की जो है यहाँ पे जब हम लिस्ट दे रहे थे तो उसने एक एरर दिया कि अनहैशेबल टाइप। तो पहले आपको मैंने अभी बस समझा दिया कि हैशिंग क्या होता है। तो हैशिंग ये है, उसमें 2 प्रोसेस मैंने आपको बताया। लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग कब यूज़ होता है? जब आपको कोलिजन होते हैं। और लीनियर प्रोबिंग का मेथड क्या है कि आप जिस भी पोज़ीशन पे की जाना चाहता है, आप उसके नेक्स्ट को देखते हो, फिर उसके नेक्स्ट को देखते हो, जहाँ तक भी आपको एम्प्टी नहीं मिल जाए।
जैसे ही आपको एक लोकेशन एम्प्टी मिलेगा, आप वहाँ पे उसको स्टोर कर दोगे। एक दूसरा प्रोसेस है चैनिंग, उसमें क्या होता है कि आप सेम ही प्लेस पे आप उसको रखते हो, बट जब आप रखते हो, जब वहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आप सारे एलिमेंट्स को एज ए लिस्ट इंसर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कि पहले 2 इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि वो 2 पोजीशन पे ऑलरेडी सबसे पहले था। फिर 12 आया तो वो 12 इंसर्ट हो जाएगा, फिर 22, ऐसे कर करके वो कंटिन्यू होता चला जाएगा इसलिए लिस्ट के अंदर। तो ये है हुआ, मैंने बताया हैशिंग। अब हैशिंग का यूज कैसे है? अब मैंने जो एग्जांपल आपको दिया वो नंबर्स को लेकर के दिया। हैशिंग फंक्शन जो हमने यूज किया वो मॉडुलो, ये बहुत ही बेसिक हैशिंग फंक्शन है। बट डिक्शनरी जो है सेम काम करता है। वो क्या करता है कि पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा ही आपने इतने सारे एलिमेंट्स को इतने सारे पोजीशन पे आपने रख लिए, तो आप एक जरा सा सोच कर देखो, ये भी तो एज ए की और वैल्यू हो गया ना, राइट? की इसका क्या हो जाएगा, जिस भी पोजीशन पे आप रख रहे हो वो उसका की हो गया, राइट? डिक्शनरी भी ऐसे करता है। डिक्शनरी क्या करता है, हर एक की वैल्यू को इंटरनली वो हैशिंग फंक्शन में डालता है। क्या करता है कि जो भी आपने की दिया है डिक्शनरी में, एक डिक्शनरी यहाँ पे बनाया था, हाँ, जैसे नेम आपने यहाँ पे हमने रखा था कि नेम जो है हमारा की है, तो वो क्या करेगा, डिक्शनरी क्या करेगा, उसका इंटरनल जो एल्गोरिथम्स है वो क्या करेगा, हर एक की को हर एक की को अपने हैश फंक्शन में डालेगा। ओके, और उस हैश फंक्शन का लोकेशन जो भी उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर मेमोरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जिस भी मेमोरी लोकेशन पे वो उसको भेजेगा, वहां पे जाकर के उस की को स्टोर कर देगा और उसके साथ ए वाला वैल्यू अटैच करके। ठीक है, तो इंटरनली डिक्शनरी क्या कर रहा है, हर एक की के ऊपर हैशिंग फंक्शन यूज कर करके वो अपने मेमोरी में स्टोर कर रहा है। अब उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे फायदा ये हो रहा है कि जब भी आपको कोई एलिमेंट अगर आपको निकालने हैं, तो आप डायरेक्टली आप उसके की से निकाल सकते हो, राइट? आपको कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ऑपरेशन लगेंगे। सपोज जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि मुझे HIN हिंदी का मार्क्स अगर जानना है यहाँ पे, तो मैंने बस इतना किया और आ गया, राइट? बट अगर आपको सपोज इस लिस्ट में अगर आपको हिंदी का जानना होता कि कहाँ पे है, तो आपको उसका पोजीशन जानना होता, उसका इंडेक्स जानना होता। अगर वो इंडेक्स पता नहीं है, तो फिर आपको सर्चिंग करना पड़ता है पूरा लिस्ट में। तो वो सर्चिंग के केस में अगेन लिस्ट के अंदर ऑपरेशंस ज्यादा हैं, बट अगर आपको सर्च करना है एक डिक्शनरी के अंदर, तो ऑपरेशंस कितने हैं, एक है। आप सिंगल ऑपरेशंस में आप उसको पता कर सकते हो कि ये एलिमेंट उस वहां पे है या नहीं है, ऐसा टाइप। तो इन सब चीजों के लिए फायदा होता है कि आप डिक्शनरी यूज करते हो या लिस्ट। अब कुछ कुछ मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ अभी कि सपोज डिक्शनरी का आप यूज कब किन सिनेरियो में करोगे। एक तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया आपको कि अगर आपको स्टूडेंट्स के डिटेल्स आपको स्टोर कराने हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट में जब आप करोगे तो आपको उसमें सर्चिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। आप सेकेंड ऑप्शन क्या कर सकते हो कि आप की वैल्यू पेयर के तौर पे रख लो। अब की वैल्यू पेयर के तौर पे रखोगे तो एक चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको बताया कि आपका की जो होगा उस यूनिक होगा। इस केस में जब मैं एग्जांपल ले रहा था, मैंने ये सब सारी चीज़ें नहीं बताई थी। नहीं बताई थी उसका रीज़न ये था कि जब मैं की ले रखा रख रहा था ना, तो वो की जो था वो रोल नंबर लिया था, और रोल नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक होता ही है, राइट? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि आपको कैसे आप डिक्शनरी बना सकते हो, कैसे आपको की लेना है, किस किस चीज़ को आप की बना सकते हो, कि आप उसी चीज़ को बना सकते हो जो यूनिक होगा थ्रू आउट द आपका डेटा सेट जो होगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स का डेटा लिया था, तो उसका रोल नंबर यूनिक होता है, ये मानकर चल रहा था मैं। अब यहाँ पे मैंने देखा हैशिंग, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि डिक्शनरी के ऊपर कौन-कौन से फंक्शंस अप्लाई होते हैं। डिक्शनरी के ऊपर फर्स्ट फंक्शन जो अप्लाई होता है, वो है क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ओके, डिक्शनरी क्रिएट करने का एक और तरीका है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, अगर ध्यान होगा आप लोगों को तो वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होता है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मैं आ जाता हूँ कि एक किसी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर कैसे सकते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी तक अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछो।
एनीवन? हेलो, कोई सुन भी रहा है या? नहीं है सर डाउट। ओके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी कि एक डिक्शनरी में आप वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं। सपोज आप, जैसे इस वाले एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया और मैं नीचे जाकर एक न्यू सेल बना लेता हूँ। वन, और मैं क्या चाहता हूँ कि नेम में जो है वैल्यू उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? नेम इक्वल टू रोहन। मैं सुमन की जगह क्या करना चाहता हूँ, मैं चेंजेस करना चाहता हूँ रोहन। तो मैं कैसे करूंगा? मैं डिक्ट लिखूंगा और फिर जिस भी की के वैल्यू मुझे चेंज करने हैं, मैं वो मेंशन करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो भी वैल्यू मुझे उसमें देने हैं यहाँ पे, मैं इस ऐसे लिख करके और मैं इसको रन करूंगा। अब मैं जब डिक्ट को देखूंगा, डिक्ट वन को, तो आपको दिखेगा कि नेम की जगह पे आपको डिफरेंट वैल्यू आ गया। अब क्या आ गया? रोहन आ गया। ओके। एक और चीज आप कर सकते हो, सपोज आपने डिक्ट बना लिया, डिक्ट वन, और इसमें मुझे एक और की डालने हैं। की क्या डालना है मुझे? कि मैंने हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स डाले, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मैथ्स के भी मार्क्स डाल दूं। तो उस आप क्या कर सकते हो, डिक्ट वन ऐसे लोगे और आप की बनाओगे, जिस भी की पे आप वैल्यू डालना चाहते हो मैथ्स, और इक्वल टू कर दोगे जितने भी मार्क्स आप इंसर्ट करना चाहते हो। इंसर्ट आप क्या करना चाहते हो? 92, और आपको रन कर दोगे। और इसके रन करने के बाद अगर आप फिर से देखोगे कि डिक्ट वन में क्या है, तो आपको दिख जाएंगे उसके सारे की वैल्यू पेयर्स। अब देखो आप। ओके, तो ये तरीका है। सेकेंड, तो ये हमने बताया आपको कि कैसे आप डिक्शनरी में एलिमेंट किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, और दूसरा कि कैसे आप किसी नई एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। और डिक्शनरी में और कुछ कुछ फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। आप डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है की बोल के। वो, उसका मतलब क्या होता है? डॉट की, सॉरी डॉट कीज। इसमें क्या होगा, जैसा ही हम इसको रन करते हैं, और सॉरी फंक्शन होता है फंक्शन, मतलब आपको ये वाला लगाना होगा। ये होता है फंक्शन कॉलिंग का मेथड। जैसा ही इसको हम रन करते हैं, तो जितने भी कीज हमने दिए हैं, जैसे ही हम इस कीज में हम वैल्यू डालते हैं ना, तो हम इसको हम रन करेंगे तो जितने भी कीज हैं उस लिस्ट में आ जाएगा। ओके। अगर सेम ऐसा ही करके एक फंक्शन होता है डिक्ट वन डॉट वैल्यूज बोल के। अब वैल्यूज में क्या आ जाएगा? जो जो भी इसमें वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। सिमिलर एक होता है डिक्ट वन डॉट आइटम्स करके। डिक्ट वन डॉट आइटम्स में क्या होता है कि आपको एक, दोनों मतलब की और वैल्यू दोनों का एक पेयर आपको देगा रिजल्ट में। की और वैल्यू का पेयर देगा आपको रिजल्ट में। ओके, तो ये है
आपको की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, डिक्ट डॉट कीज वैल्यूज और आइटम्स। हमने ये 3 फंक्शंस देखा, और क्या-क्या फंक्शंस होते हैं? आप डिक्ट को भी सॉर्ट करने के लिए जाओगे तो आपको सेम जो आप सॉर्टिंग करोगे उसमें मैं दिखा देता हूँ कि कैसे सॉर्टिंग करते हैं डिक्शनरी पे। आप सॉर्टेड फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो आप यूज कर सकते हो। जैसे ही हम तो सॉर्टेड फंक्शन कैसे यूज करते हैं? सॉर्टेड टू वन। अब जब हम ये करेंगे तो आपको सिर्फ आपको कीज के सॉर्टेड ऑर्डर आपको मिलेंगे। आपको क्या मिला? सिर्फ कीज का सॉर्टेड ऑर्डर मिला, राइट? बट अगर मुझे सपोज मुझे ऐसा चाहिए, आपको डिक्शनरी का फॉर्म नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने सॉर्टेड फंक्शन के अंदर में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो सॉर्टेड फंक्शन जो रिटर्न करता है, मतलब जो आपको आउटपुट में रिजल्ट देता है, वो क्या होता है? वो एक लिस्ट होता है। तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है? एक लिस्ट मिल रहा है। ओके। अब सिर्फ उसने कीज के ऊपर ही क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट, इन सेंस कि उसके अपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो उसके कीज प्रॉपर मेंशन नहीं किए हैं कि उसके वैल्यूज को निकालना है। तो वो बाय डिफॉल्ट जब भी आप जैसे डिक्ट के ऊपर आप जब सॉर्टेड कर रहे हो, या फिर आप डिक्ट के ऊपर आप एक ए ऑपरेशन कर रहे हो, फॉर डी इन डिक्ट वन और प्रिंट डी, अगर मैं ए करूंगा तो आप देखो, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे सिर्फ आपको की मिलेंगे उसके। तो अभी तक हमने 3 फंक्शंस देखे, और दूसरा हमने सॉर्टिंग जब अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एक चीज कि सिर्फ हमें कीज मिल रहे हैं, उसके वैल्यूज को सॉर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट हम लोग और क्या देख सकते हैं डिक्शनरी के ऊपर? एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। अच्छा, रिमूविंग एलिमेंट्स हमने नहीं बताया। तो डिक्शनरी में पॉप फंक्शन यूज हो काम करता है, और आप जब ऐसे पॉप करोगे तो ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट? अच्छा, इसे की देना होता है। ओके, एक की देना होता है। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि डिक्शनरी में मैंने नेम स्टोर किया हुआ था, बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बाहर निकाल दूं, तो वो इसने पॉप कर दिया नेम को। अब जब आप डिक्शनरी को देखने जाओगे कि क्या डिक्शनरी में चेंजेस हुए हैं क्या, वन, तो आपको दिखेगा कि वहां पर से अब की जो है नेम वाला की है वो अब वहां पे नहीं रहेगा। देखो, ठीक है। तो इतना कुछ है डिक्शनरी में पढ़ना, हम डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी कैसे अंदर काम करता है। तो वो हैशिंग के जैसा काम करता है। हम मैंने आपको बताया हैशिंग कैसे काम होता है, हैशिंग का। तो इतना कुछ था डिक्शनरी में। अब हम आते हैं सेट्स पे। सेट्स बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब इन सेंस की जब आप कोडिंग करने जाओगे उतना, बट सेट है पाइथन के अंदर। ये सेम जैसे मैथमेटिक्स का सेट है वैसा ही काम होता है। अब इसको आप बनाते कैसे हो? तो अगेन आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में यूज करते हो। अगर आपको एक सेट बनाना है, सेट वन, तो आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स जो भी आपको डालने हैं, वन टू थ्री, आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप ऐसे डाल सकते हो। अब आपको लगेगा कि कर्ली ब्रेसेस में तो हम डिक्शनरी भी डालते हैं। हाँ, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, डिक्शनरी के अंदर में आप क्या करते हो, एक एलिमेंट्स को डालने के लिए आप उसको सेपरेट करते थे, राइट? की और उसके वैल्यू को, की और उसके वैल्यू को ऐसे सेपरेट करते थे। की वैल्यू पेयर में ऐसा सेपरेट करते थे, राइट? अब सेट का केस में की वैल्यू का सिस्टम नहीं है, तो आप ये वाला चीज कर सकते हो। सेट, जैसे सपोज यहाँ पे सेट बन गया। अब अब क्या है, सेट वन को अगर हम उसका टाइप, चलो हम दिखा दे आपको।
टाइप क्या है सेट वन का, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेट है। सेकेंड चीज कि आप सेट में इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सेट में क्या नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग क्या था कि जैसे आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिस्ट में रख रहे थे, ओके, मल्टीपल एलिमेंट्स जब आप लिस्ट में रख रहे थे, तो आप उसमें आप इंडेक्सिंग की मदद से आप पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट या जिस भी इंडेक्स का एलिमेंट आपको चाहिए वो आप निकाल पा रहे थे। बट सेट के केस में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जैसा टपल या फिर लिस्ट के केस में करते थे, क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल कर करके हम उसमें अंदर इंडेक्स का वैल्यू डालते थे तो मुझे रिजल्ट आ जाता था। बट सेट के केस में नहीं आ रहा है, उसमें आपको एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। ओके, बट सेट के अंदर आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। वो कैसे होता है, जैसा ही आप सेट डॉट करोगे और इसके अंदर में फिर आप ऐड फंक्शन यूज करोगे और कोई एलिमेंट आपको डालना है, जैसे 1 2 3 पहले से है 4 डालना है, तो सेट वन डॉट ऐड 4 करेंगे तो सेट में एक और एलिमेंट ऐड हो गया। वो कैसे पता चलेगा, तो हम अगर नेक्स्ट सेल में अगर हम सेट वन को देखें कि क्या है, तो आपको दिख जाएगा कि उसमें 4 है, 1 2 3 4। अब सेट में क्या क्या, मैथमेटिक्स में अभी आपने पढ़ा होगा कि सेट में क्या क्या फंक्शंस यूज होते हैं। तो कोई दो सेट एक दूसरे का सबसेट है या नहीं है, जैसे सेट वन यहाँ पे बना हुआ, अब मैं एक सेट टू बना देता हूँ, इसमें मैं दो ही एलिमेंट रखता हूँ, 1 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो सारे फंक्शंस यूज कर पाऊंगा कि सेट वन डॉट और ये सारे फंक्शन जो भी है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ईटीसी, इस टाइप का जो इज सुपर सेट। तो इज, और आप थोड़ा सा अगर वेट करोगे और शिफ्ट टैब इज, और आपको एक लिस्ट आ जाएगा कि आपको कौन कौन से फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो इज सबसेट, इज सुपरसेट, इज इंस्टेंस, इज सब क्लास, आप ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसा ही मैं अगर सपोज मैं जानना चाहता हूँ जो मैंने सेट टू बनाया वो सेट वन का सबसेट है या नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, इज सबसेट, इज सबसेट, ओके, इज सबसेट, और इसके अंदर मैं पास करूंगा सेट टू। तो आपको क्या रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, फॉल्स क्यों आया, सेट वन इज सबसेट ऑफ सेट टू नहीं। अब अमूमन सी बात है, सेट वन जो है वो सुपर सेट है इसका, राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सुपर सेट नहीं मतलब, मैं आपको दिखाता हूँ अगले कोड में एग्जैक्टली हुआ क्या है। कि मुझे चेक करना क्या है, इस लेफ्ट साइड में जो है ना, उसको मुझे चेक करना है कि इज सबसेट है किसका, जो मैंने पास कर रहा हूँ उसका। तो इस केस में तो नहीं है, सेट टू जो है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स है, वन और टू, और जबकि सेट वन में चार एलिमेंट्स है, 1 2 and 3 4। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता सेट टू डॉट इज सबसेट सेट वन का, तब यहाँ पे आपको ट्रू आंसर आता, और जो क्या आएगा आप देखो। क्यों, क्योंकि 1 2 सेट के अंदर, हाँ वो सबसेट है किसका, इसका। तो ए हो गया इज सबसेट। ऐसा ही और भी फंक्शंस है जो मैंने आपको डॉट के बाद दिखाए थे, वो सारे आप ऐसे यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप दो सेट का यूनियन कर सकते हो, दो सेट का इंटरसेक्शन कर सकते हो, दो सेट का डिफरेंस ले सकते हो। और वो कैसे काम करता है, सेम वैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में किसी दो सेट के ऊपर ऑपरेशन करते हो। तो जैसे सेट वन और डॉट आप आई एन कर करके और जब आप वेट करोगे तो आपके पास देखो इंटरसेक्शन आया, और यहाँ पे आप सेट टू दे दो, तो रिजल्ट में क्या देगा, सेट वन और सेट टू का इंटरसेक्शन देगा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है ये वाला पार्ट, वन और टू, वन और टू, और वही आपको रिजल्ट में आ रहा है, राइट। अब इंटरसेक्शन के जगह पे आप कुछ और यूज करो, जैसे इस केस में अगर मैं यूनियन करने जाऊंगा, तो क्योंकि दोनों सेट कंप्लीटली कॉमन, जैसे वन और टू तो कॉमन है दोनों में, राइट। तो 1 2 3 4 मतलब
सेट 1 के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बट मैं अगर कोई दूसरा सेट बना करके दिखाता हूँ कि S3 में बना रहा हूँ और उसमें मैं रख लेता हूँ 9,8। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ कि S3 का यूनियन करूंगा किसके साथ, S1 के साथ। सेट 1 डॉट यूनियन S3। तो आपको क्या मिलेंगे, यस सेट 1 के सारे एलिमेंट्स और S3 के सारे एलिमेंट। तो सेट 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और सेट S3 में कौन कौन से एलिमेंट है, 8 एंड 9। तो आपको आ गया। तो इसी तरह से आप और सारे फंक्शंस का यूज करते हो। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, और उसका यूज करने का तरीका सेम है। ओके। और अ, अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है फंक्शंस। ओके। तो क्योंकि कंटिन्यू 1.5 घंटा का सेशन हो गया, तो अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो आप लोग बोलो, और तो हम लोग ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अभी से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। हेलो, क्या मैं अभी कंटिन्यू करूँ या फिर आप लोग कोई ब्रेक लेना चाहते हो? सर ब्रेक थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, ठीक है। तो कितने बजे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट? जैसे आज एज यूजुअल 2:30 से करते थे वो, या फिर सर 3 से पहले करते हैं ना। थोड़ा या बाद? ओके, ठीक है। तो ठीक है, 3 बजे से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग। ओके।